एक दिन अरुण सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आया था, मगर सब्जी मंडी में अपनी तलाकशुदा पत्नी को सब्जी बेचते देखकर ठिठक गया। प्रियंका के सामने ज़मीन पर थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी और वो उदास बैठी ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी। वो मन ही मन खुश होता हुआ बड़बड़ाया, कहती थी, तुमसे लाख गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे तो देखो, कोई मुफ्त कल बैठे बैठे खाने वाला मिल गया है, तभी तो अपनी पत्नी से सब्जी बिकवा रहा है। वो न चाहते हुए भी उधर चल पड़ा जहाँ प्रियंका सब्जी बेच रही थी। अचानक अरुण ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। वैसे भी वो 5 सालों में बहुत बदल गया था। थोड़ा दुबला हो गया था, रंग भी साफ था, सूट बूट पहनने के कारण साहब लग रहा था और चेहरे पर रुमाल बांधने के बाद तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पास जाकर देखा तो प्रियंका के पास थोड़े से आलू थे जो हवे के थपेड़े लग रहे थे, थोड़े से टमाटर थे जो बिल्कुल ताज़ा थे, थोड़ी सी हरी मिर्च और 4-5 नग धब्बे वाली फूल गोभी भी थी। एक टोकरी में करीब 8-10 किलो प्याज थे जिनकी रंगत कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बस सड़क के किनारे ज़मीन पर एक चादर बिछाकर उसी पर लगी छोटी सी दुकान में इतना ही सामान था। अरुण ने गौर किया कि वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर ज़रा भी रौनक नहीं थी, रंग भी सांवला हो गया था। एक बार तो उसे शक हुआ कि वो प्रियंका नहीं कोई और है, मगर उसके होठों पर छोटा सा तिल देखकर उसे विश्वास हो गया कि वो प्रियंका ही है। प्रियंका ने उम्मीद भरी नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से बोली, क्या चाहिए साहब? पड़ोस में सब्जी बेच रही एक महिला बोली, इसके पास तो बासी सब्जी रखी है साहब, ताज़ी सब्जी लेनी है तो इधर आ जाइए। मगर प्रियंका जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ी पुरानी लग रही है, वरना मैंने आज सुबह ही खरीदी थी। प्रियंका के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी के भाव देखकर उसका दिल धड़क गया। आखिर ज़िंदगी के 5 साल उसके साथ गुजरे थे। तलाक ज़रूर हो गया था, मगर उन 5 सालों में कुछ यादगार और हसीन पल भी गुजरे थे। वो बिना बोले ही प्याज उठाकर देखने लगा। वो बोला, ये तो सचमुच ख़राब हैं। प्रियंका परेशान होकर बोली, नहीं साहब, ख़राब नहीं है, बस थोड़े से अलसाए हुए लग रहे हैं, ले लो ना साहब, शाम का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी। वो वहाँ से जाने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ ये ख़राब हो चुके हैं, छिलका उतार कर देखो, अंदर से सारे सड़ गए हैं। साहब आप लेकर तो जाओ, ख़राब होगा तो वापस कर जाइएगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, 2 दिन से बेटे की तबीयत ख़राब चल रही है, इस कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटे का नाम सुनते ही अरुण को झटका सा लगा। उसके सामने अपने प्यारे बेटे आदित्य का चेहरा उभर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था, तब वो 2 साल का था, अब तो 7 साल का हो गया होगा। वो बेटे आदित्य के ख्याल में खो चुका था। बेटे की तबीयत ख़राब होने का समाचार पाकर उसके दिल में कुछ टूट कर बिखरने लगा। बताइए ना साहब, दे दूँ? प्रियंका की बात अनसुनी करके वो जल्दबाजी में बोला, सारे प्याज तोल दो। वो आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सारे? वो बोला, हाँ सारे तोल दो, और वो खुश होकर प्याज तोलने लगी। 10 किलो प्याज थे। वो 2 थैलियों में डालकर उसे देते हुए बोली, 100 रुपये किलो बेच रही हूँ, मगर आप 10 किलो पूरे ले रहे हो, इसलिए 80 रुपये किलो के भाव से दे दूं? कुल 800 रुपये होते हैं साहब, आप 700 ही दे दो। वो बोला, तुम्हारा बेटा बीमार है, इसलिए 100 किलो के भाव से पैसे ले लो। फिर 500 के 3 नोट देकर वो जाने लगा। प्रियंका ने पीछे से पुकारा, साहब 100 किलो के भाव से जोड़े तब भी 1000 होते हैं। साहब आपने 500 के 3 नोट दे दिए हैं, अपने रुपए तो वापस लेते जाओ। अरुण वहीं रुक गया, मगर कुछ बोला नहीं। प्रियंका पास आई, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख न मांगने पड़े इसलिए दुकान लगाई है। वो बोला, तुम्हारा पति कुछ करता नहीं क्या? वो 500 की नोट उसके हाथ में रखते हुए बोली, पति से 5 साल पहले तलाक हो गया था साहिब। वो चल पड़ा, फिर चलते चलते बोला, तुम जैसे खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, तभी रिश्ता टूट गया। वो पीछे से बोली, नहीं साहब, पति अच्छा था, बस दिन खराब थे। अब वो रुक न सका, जल्दी वहाँ से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, प्रियंका अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजदूरी हो गई थी, इसलिए वो अंधेरा होने से पहले ही घर जा रही थी। अरुण का मन किया उसके पीछे जाए ताकि पता चले कहाँ रहती है। उसका आदित्य को देखने का मन भी कर रहा था, इसलिए उसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। प्रियंका ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की थी, ये बात भी उसके दिल में खटक रही थी। जब वो अपनी बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी, अरुण पैदल ही उसके पीछे हो लिया और उससे काफ़ी दूर का फासला बनाकर चल रहा था कि वो उसे देख ना पाए। अरुण के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि प्रियंका लखनऊ में कैसे आई,
उसका घर तो दूर एक गांव में था। वहाँ उसके 2 भाई थे। उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया। तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे। अरुण को प्रियंका के जवाब से थोड़ी तसल्ली थी कि पति अच्छा था साहब, बस दिन ही ख़राब थे, मतलब वो आज भी उसे बुरा नहीं मानती। अचानक चलते चलते अरुण का दिल भर आया, आंखों से आंसू छलक आए थे। उसे याद आया जब एक रात प्रियंका ने कहा, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना, बाकी आपके साथ रहकर सब कुछ सहन कर लूँगी। वो उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाया था। अरुण के सामने उसकी भाभी उसे जलील किया करती, वो चुपचाप खड़ा सुनता रहता था। वो खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना ज़रा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने मायके चली आई थी। उसके बाद भाभी की बातों में आकर अरुण ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और उसकी दूसरी गलती तो रिश्ता ही तोड़ दिया। वो भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उससे ज़्यादा भाभी पर भरोसा था। प्रियंका के साथ उसके जीवन के 5 साल बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर 5वें साल कलह होने लगी थी। जेठानी जब प्रियंका पर हुक्म चलाया करती थी तब प्रियंका को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। इसी बात पर कलह बढ़ जाया करती थी। कलह और झगड़े के कारण प्रियंका अलग होने का दबाव अरुण पर बना रही थी, जो अरुण को ज़रा भी पसंद नहीं था। अरुण के भाई और भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो, वो अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे। वो भाई के साथ दुकान पर बराबर काम करता था, मगर जब उसे और प्रियंका को पैसे चाहिए होते थे तब भाभी से मांग कर लेने पड़ते थे। ये बात प्रियंका को अच्छी नहीं लगती थी। प्रियंका ने एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ली, फिर एक गली में चली गई। अरुण निश्चित फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते वो शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर तो खंडहर से कमरे थे। वहाँ में 2 खटिया डली हुई थी, एक पर आदित्य लेटा हुआ था और दूसरी खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी। अरुण ने देखा कि पहुँचते ही वो बुढ़िया उठकर बैठ गई। उसने बुढ़िया का चेहरा देखा तो पहचान गया, वो प्रियंका की माँ थी, यानी अरुण की सास थी। आदित्य भी उठ गया था। वो पहले से बड़ा हो गया था, लेकिन बहुत कमज़ोर लग रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही अरुण के दिल में हुक उठी। उसका दिल किया कि जाकर आदित्य को अपने सीने से लगा ले। वो बेचैन होकर बहुत देर तक आदित्य को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वो लाख चाह कर भी घर के अंदर नहीं जा सकता था। जल्द ही वो वापस लौट गया। उसे भाभी पर बार बार गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया था। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्द ही तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी, मगर 5 साल हो गए, भाभी ने अभी तक कुछ नहीं किया। इस शहर में वो अकेला ही रहता है। यहाँ उसके भाई ने एक दुकान और 2 बेडरूम का घर खरीद कर दे रखा था, ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। अरुण अकेला ही वो दुकान चला रहा था। घर भी ठीक दुकान के पीछे था। वो उस घर में अकेला ही रहता था। भाई भाभी उसे आगे भी बिना पत्नी के रखना चाहते थे, ताकि वो न हिस्सा मांग सके और ज़िंदगी भर कमा कर देता रहे। उसका भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता था, मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान के सहयोग से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए। अभी तक दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। अब अरुण रोज़ शाम को प्रियंका की दुकान पर जाने लगा था। रुमाल से चेहरा ढककर वो दुकान पर जाता था और ढेर सारी सब्जी खरीद कर लाता था, ताकि प्रियंका ढंग से आदित्य की परवरिश कर सके। वो दिन भर बहुत सोचता था, मगर बिना चेहरा ढके प्रियंका के सामने जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। जो सब्जी खरीद कर लाता था, जितनी ज़रूरत होती थी उतनी सब्जी रख लेता था और बाकी सब्जियों को आवारा पशुओं को खिला दिया करता था। कुछ दिनों बाद जब अरुण का भाई हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया, तब उसने पूछा कि बचत के सारे पैसे कहाँ गए। अरुण बोला, खर्च हो गए मेरे से। भाई गुस्से में बोला, इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए। अरुण हिम्मत करके बोला, काम था खर्च कर दिया। भाई नाराज़ होते हुए बोला, आज तक तुमने तो कभी भी फालतू खर्च नहीं किया, अब तुम्हारे अंदर कौन सा ऐब आ गया। अरुण बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, कमाई भी तो मैंने ही थी, इसलिए खर्च कर दिए, मेरी भी ज़रूरत है। भाई गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो। अरुण शांति से बोला, ज़ुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, शांति से एक बात बोल रहा हूँ। मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ। ये घर और दुकान तो आपने मेरे नाम ही खरीदा है, इसलिए ये अब मुझे दे दीजिए। आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज़्यादा है। आप पुश्तैनी ज़मीन जायदाद रखिए और ये छोटा सा घर और दुकान आप मुझे दे दीजिए। अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ। भाई बोला, तू कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी तो मुझे तेरी शादी करानी है, तेरा फिर से घर बसाना है। अरुण बोला, अब आप मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दो। आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया और आप दोनों ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। 5 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए। कहीं शादी के बाद चलाई आपने।
आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे, मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखना चाहते हैं। अगर पापा मेरी शादी करवा कर नहीं मरे होते तो मेरी शादी भी नहीं होने देते। आप दोनों को तो फ्री में एक नौकर मिल गया था, साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई है। आप क्यों मेरी शादी करेंगे? अब मैं खुद अपनी शादी कर लूँगा। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी मैं गांव में आकर अपनी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा करवा लूँगा। बड़ा भाई अब समझ चुका था कि उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। अब उसकी और उसकी बीवी की यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। झूठे रिश्ते का नकाब उतर चुका था। भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटे के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहता था, मगर उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ और वो चुपचाप वहाँ से निकल आया। अब अरुण भाई और भाभी के चंगुल से निकल चुका था। वो मन में विचार कर रहा था। उसे प्रियंका और अपने बेटे आदित्य की बहुत याद आ रही थी, इसलिए दोपहर के समय ही वो प्रियंका की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज प्रियंका ढंग के कपड़े पहनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। करीब जाते ही बोला, आपका बेटा अब कैसा है? प्रियंका उसे गहरी आंखों से घूरते हुए बोली, क्यों, वो आपका बेटा नहीं है? अचानक वो चौंक पड़ा। मुंह पर रुमाल बंधे होने के बाद भी प्रियंका ने उसे कैसे पहचान लिया? प्रियंका उसकी आंखों में देखती हुए बोली, रोज़ उसका हाल चाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते हो आदित्य से? क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है कि अपने बेटे से ना मिलो? अरुण बोला, मैं भैया और भाभी के सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। रुमाल चेहरे से हटाते हुए वो बोला। वो भरी हुई आंखों से प्रियंका से बोला, बहुत मन करता है उससे मिलने का। प्रियंका बोली, मिल लो, मैंने कब मना किया है? रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटे से थोड़ा ना टूटा है। अरुण बोला, तुमने मुझे कैसे पहचाना? प्रियंका बोली, पत्नी रही हूँ ना आपकी। आपकी चाल देखकर मैं आपको पहचान सकती हूँ। पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई, मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था। जब आप आदित्य के बारे में हमेशा पूछते हैं तो आपकी आंखों में हमेशा दर्द दिखता था। वो एक पिता की आंखों में ही दिख सकता है। अपना चेहरा तो आपने छुपा लिया, मगर बेटे से मिलने की तड़प आंखों में नहीं छुपा पाए। घर का एड्रेस बताती हूँ, आप वहाँ चले जाओ, आदित्य से मिल लो। मैं शाम को ही घर जा पाऊँगी। वो प्रियंका की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम मेरे साथ में चलो, तभी उससे बात कर पाऊँगा। जब मुझसे दूर हो गई थी तब वो छोटा था, अब वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। प्रियंका की आंखों में आंसू भर आए। उसको छुपाते हुए वो बोली, शादी के एल्बम आज भी मेरे पास है। रोज़ वो आपको देखता है, आपको ज़रा भी नहीं भूला है, देखते ही पहचान लेगा। वो विनती करते हुए बोला, नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। प्रियंका बोली, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? धंधे का टाइम है, अगर साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। वो बोला, सारे सामान के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज़। आज के बाद तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊँगा। ये सुनकर प्रियंका को थोड़ा धक्का लगा। वो बोली, क्यों, आपकी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है क्या? वो उदास मन से बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। ये बात सुनते ही न जाने क्यों प्रियंका के दिल को थोड़ी राहत मिली। वो उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गई। अपनी दुकान बाजू वाले को संभालने के लिए बोलकर उसके साथ गाड़ी में बैठकर गई और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में प्रियंका ने पूछा कि आप इस शहर में क्या कर रहे हो? अरुण ने सारी बात बताई और ये भी बोला कि अब वो इसी शहर में रहेगा। हमेशा के लिए भाई भाभी से रिश्ता तोड़ लिया है। वो सोचने लगी कि काश रिश्ता पहले टूट गया होता तो आज हम दोनों साथ होते, हमारा तलाक नहीं हुआ होता। हमारा रिश्ता तो भाई भाभी के कारण ही टूटा था। अरुण ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? उदास मन से बोली, भैया और भाभीियों के ऊपर बोझ बन गई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। शुरू में भाइयों ने साथ दिया, लेकिन बाद में फिर वो भी भाभीियों के साथ हो गए। आपको तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी रोटियां मैं नहीं खा सकती थी। जिस घर में रहती हूँ वो घर मेरे मामा का है। मामा का परिवार अब इस शहर में नहीं रहता है, वो लोग मुंबई में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है और हम लोग को किराया भी नहीं देना पड़ता, इसलिए इधर ही रहते हैं। वो फिर झुकते हुए बोला, एक बात कहूँ? वो बोली, क्या? वो डरते डरते बोला, क्या आज भी मेरी याद आती है? प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया और वो मुँह दूसरी साइड घुमा ली। अरुण शायद देख नहीं पाया कि प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाएं। इसी में दिन निकल जाता है सारा। उसका जवाब सुनकर वो मायूस हो गया और रास्ते भर चुप ही रहा। प्रियंका रास्ता बताती गई और वो सीधे उसी रास्ते पर चलता गया। उसने प्रियंका को ज़रा भी आभास नहीं होने दिया कि वो उसका पीछा करते करते वहाँ पहले भी आ चुका है। घर में घुसते ही अरुण का दिल अंदर ही अंदर तड़पने लगा था, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब थी। जगह जगह से प्लास्टर निकले हुए थे, दीवारें बहुत कमज़ोर थीं। प्रियंका आगे आगे चल रही थी। कमरे के पास पहुंचकर वो बोली, आदित्य देखो कौन आया है तुमसे मिलने। आदित्य अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था।
वो बाहर आकर उसे देखने लगा। प्रियंका की माँ भी बाहर आ गई। आदित्य उसकी तरफ टुकुर टुकुर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, लेकिन अरुण के पास नहीं आया। वो अपनी मम्मी के पास जाकर लिपट गया। प्रियंका बोली, डरो मत बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। आदित्य बोला, पापा हैं मगर गंदे पापा हैं, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। आदित्य अब बड़ा हो चुका था, उसे अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा था। अरुण को जिस बात का डर था वही हुआ, इसलिए वो अकेला नहीं आ रहा था, प्रियंका को साथ में लाया था। अरुण झुकते हुए सास के पैर छूने लगा। सास भी 2 कदम पीछे हट गई, बोली, दूर रहो हमसे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अब इसलिए पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरुण नीचे ही बैठ गया, फिर भरी आंखों से दोनों हाथ फैलाकर बेटे को पास आने का इशारा कर रहा था। उसकी आंखें कह रही थी कि एक बार आकर मेरे सीने से लग जा। आदित्य ने माँ की तरफ देखा। प्रियंका ने इशारों में जाने के लिए बोला, तब दौड़कर अपने पिता के गले लग गया। अरुण के लिए ये स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। वो फफक कर रोने लगा। रोते रोते बोला, माफ़ कर दी मेरे बच्चे आदित्य, ज़िंदगी के फैसले खुद लेने में मैंने बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होते। फिर वो आदित्य को उठाकर गाड़ी के पास ले गया और गाड़ी की डिग्गी खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बड़ी से थैले में ढेर सारा सामान था, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़े से थैला भरा हुआ था। वो एक एक सामान निकाल कर आदित्य को देने लगा। प्रियंका गौर से देख रही थी। ये सोचकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि उस थैले में से उसके लिए भी कुछ निकलेगा, मगर पूरा थैला खाली हो चुका था। प्रियंका के लिए कुछ भी नहीं था। प्रियंका समझ गई कि वो सिर्फ यहाँ अपने बेटे के लिए आया है। अपनी सारी चीज़ें पाकर आदित्य बहुत खुश था। प्रियंका बोली, अब चलते हैं, मुझे दुकान भी जाना है। अरुण आदित्य के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊँगा बेटा। प्रियंका चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। प्रियंका सोच रही थी कि इतना सब कुछ बेटे के लिए लाए थे, कुछ मेरा दिल रखने के लिए भी ला देता। तलाक हो जाने से थोड़े ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो गाड़ी चलाते हुए बोला, एक बात पूछूं? वो बोली, क्या? अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाता तो क्या तुम ले लेती? प्रियंका तिरछी नज़रों से उसे देखने लगी और फिर बोली, जब लाते फिर देखती, अब छोड़ो। वो जल्दबाजी में बोला, लाया हूँ, तुम वादा करो कि तुम ले लोगी, मना नहीं करोगी। प्रियंका का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज़ लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। वो अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए बोली, लाओ, दे दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हूँ, मगर दोबारा कुछ लाए तो नहीं लूँगी। अरुण ने जेब से निकालकर मुट्ठी बांधकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रियंका ने धड़कते दिल से हाथ आगे किया और अरुण ने जब उसके हाथ में वो चीज़ रखी तो वो खुशी से उछल पड़ी। कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं थी, वो एक मंगलसूत्र था। अरुण का दिल धक धक कर रहा था। घबराहट के मारे उसने साइड में गाड़ी रोक दी। प्रियंका आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या हुआ? अरुण बोला, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बड़ी आस के साथ लाया हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे अपनों ने ही छला और मेरे बेटा मेरी पत्नी से ही दूर कर दिया। जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये साथ अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बनाएंगे, जहाँ आदित्य की अच्छी परवरिश और सासू माँ का बुढ़ापा संवरेगा। अचानक हुए इस वाक्य से प्रियंका स्टैचू बन गई और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एकटक मंगलसूत्र को निहार रही थी। अरुण बोला, प्रियंका, मैं तुम्हारा वही अरुण हूँ जिसके हाथ को तकिया बनाए बिना तुम्हें नींद नहीं आती थी। प्लीज़ मना मत करना, मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। जब से मैंने तुम्हें इस हालत में देखा है मैं रोज़ रोता हूँ। कहते हुए रोने लगा। प्रियंका मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, तलाक के कागज़ों का क्या होगा? फाड़ देंगे, अरुण रोते हुए बोला। प्रियंका उसे वापस मंगलसूत्र देने लगी। अरुण ने नम आंखों से उसे देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रियंका बोली, अपने हाथों से पहना दो। इतना सुनते ही अरुण खुशी से उछल पड़ा और मंगलसूत्र लेकर तुरंत प्रियंका को पहना दिया। वो खुशी से पागल हो गया। गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, अब दुकान पर नहीं जाना, अपने घर ले चलो। अरुण ने वापस गाड़ी प्रियंका के घर की तरफ घुमा दी। आदित्य और अम्मा को गाड़ी में बिठाया और अपने मकान की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी तक वो मकान ही था। जब प्रियंका के पैर पड़ेंगे तब वो मकान से घर बनेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।